फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन कला व स्थापत्य, मौर्यकालीन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इसको हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक है मौर्यों में हमने पढ़ लिया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के धर्म के बारे में। तो क्वेश्चन दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, अशोक के धर्म के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है, और मौर्यकालीन कला स्थापत्य पर भी क्वेश्चन 7 नंबर में या 15 नंबर में पूछा जाता है। तीनों ही टॉपिक जो है इस यूनिट के जो मौर्यों से संबंधित है, तीनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं मौर्यकालीन कला व स्थापत्य की। तो मौर्यकालीन कला व स्थापत्य अपने आप में बेजोड़ था, मतलब बहुत ही श्रेष्ठ किस्म का था। कौटिल्य ने अपने विवरण में मौर्यकालीन कला व स्थापत्य के बारे में विस्तार से वर्णन कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में किया है, अर्थशास्त्र के अंदर। साथ ही यूनानी लेखकों के विवरणों से, तो यूनानी जो लेखक हैं, जो हमने बात की थी कि चंद्र सिकंदर से पहले आए थे, सिकंदर के साथ आए थे, सिकंदर के बाद आए थे, तो उन्हीं यूनानी लेखकों की बात हो रही है। यूनानी लेखकों के विवरण से भी इस बात की पुष्टि होती है कि मौर्यकालीन कला जो है अपने आप में बेजोड़ थी, सर्वश्रेष्ठ थी, इसका कोई बराबरी करने वाली कला नहीं थी। तो पहले लेते हैं मौर्यकालीन राजप्रसाद व भवन। राजप्रसाद का मतलब होता है राजा का महल, राजा का भवन है ना वो। तो राजा जिसमें खुद पर्सनली रहता था, राजा का परिवार रहता था, उसके लिए राजप्रसाद बोलते थे। तो मौर्यकालीन राजप्रसाद व भवन। कौटिल्य व यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के भव्य राजप्रसाद का विवरण लिखा है। तो कौटिल्य ने और जो उस समय के यूनानी लेखक हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जो भव्य महल था उसके बारे में लिखा है। उसका राजप्रसाद यानी राजमहल पाटलिपुत्र में स्थित था, यानी उसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र थी, जिसको वर्तमान में पटना बोलते हैं, वहाँ स्थित था। स्ट्रेबो, ये यूनानी लेखक है, स्ट्रेबो के विवरण से पाटलिपुत्र के बारे में विस्तार से पता चलता है, यानी पाटलिपुत्र के बारे में उसने लिखा है स्ट्रेबो ने। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। तो इन दोनों नदियों के संगम पर यह पाटलिपुत्र जगह है। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया और चौड़ाई 18 स्टेडिया थी। ये स्टेडिया जो है दूरी का माप है ना, तो ये 1 किलोमीटर में 4 स्टेडिया होता है, तो कितना हो गया 80 स्टेडिया, यानी कि 20 किलोमीटर लंबा था, और 18 स्टेडिया यानी कि लगभग 4.5 किलोमीटर चौड़ाई तो है इसकी, इस पाटलिपुत्र शहर की थी। ये आकृति में चौकोर था पाटलिपुत्र शहर जो है, और इसके चारों ओर लगभग 700 फीट चौड़ी खाई थी। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए, पाटलिपुत्र शहर को शत्रु के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए 700 फीट चौड़ी खाई खोदी गई थी, ताकि शत्रु आक्रमण करे तो इतनी आसानी से प्रवेश ना कर सके। इस नगर में चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राजप्रसाद जो है राजमहल था, इसके अंदर पाटलिपुत्र के अंदर, जिसमें अनेक विशाल भवन बने हुए थे पाटलिपुत्र में। इसमें बड़े बड़े कमरे थे, जो तो भवन के अंदर बड़े बड़े कमरे थे। इनके चमकते स्तंभों में सोने और चांदी की नक्काशी की गई थी। तो इसके महल के भवनों के अंदर चमकते स्तंभों के ऊपर सोने और चांदी की नक्काशी की गई, जिससे वो चमकते रहते थे। यह राजमहल एक बड़े पार्क के बीच में स्थित है, यानी बगीचे के बीच में यह महल था, जिसमें छायादार व हरे भरे पेड़ लगे हुए थे। यानी इस जो है पार्क के अंदर छाया देने वाले पौधे भी थे, और फल फ्रूट वाले पौधे भी थे, तो हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए थे। तथा सरोवर भी बने हुए थे, यानी तालाब, जिसको आज की भाषा में स्विमिंग पूल बोल दो, तो सरोवर भी बने हुए थे। इसमें विविध प्रकार और आकार और प्रकार की मछलियाँ पाली जाती। तो ये जो तालाब था, छोटा सरोवर था, उसमें अनेक प्रकार की मछलियाँ पाली जाती थी। और सुसा और इकबतना के राजमहलों की भव्यता भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। अब ये सुसा और इकबतना ईरान के राजघरानों का जो है जो शहर थे, जहाँ पर राज परिवार रहता था, यानी ईरान के राज परिवारों के जो महल थे वो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के महलों के आगे ये सुसा और इकबतना के राजमहल भी इसके आगे फीके थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के महल ज़्यादा अच्छे थे। इलियन के अनुसार सुसा और इकबतना के राजप्रसाद की भव्यता पाटलिपुत्र के राजमहल के सामने फीकी लगती थी। यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो है शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके राजमहल दुनिया के सबसे अच्छे राजमहल थे, ऐसा उस समय के विद्वान इतिहासकार बोलते हैं। सेकंड टॉपिक लेते हैं मौर्यकालीन स्तंभ। तो स्तंभ मौर्य कालीन कला के सबसे अच्छे उदाहरण है। स्तंभ जो है पिलर, जिसके ऊपर जो है मौर्य कालीन जो जानकारी मिलती है। तो सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रेमिस जैसे विद्वानों ने इन मौर्यकालीन स्तंभों को ईरानी स्तंभ, ईरान के अंदर जो
पिलर मिले, स्तंभ मिले, उनकी अनुकृतियाँ बताई, उनसे मेल करने की कोशिश की है, उनसे समानता बताइए, कुछ असमानताएं भी है। अनुकृति यानी उनका एक रूप बताया है, किंतु ये समकालीन नहीं है। मतलब ईरान वाले और ये अशोक के जो स्तंभ लेख हैं ये एक ही समय के बने हुए नहीं है, क्योंकि ईरानी व अशोक के स्तंभों में मूलभूत निम्नलिखित अंतर दिखाई देते हैं। यानी ईरानी जो स्तंभ है और अशोक के जो स्तंभ है इसमें हम जो है अंतर है। क्या अंतर है? पहला अंतर है कि अशोक के स्तंभ एक ही पत्थर को तराश करके बनाए गए, यानी एक ही पत्थर पर बनाया गया, जबकि ईरानी स्तंभ कई पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। तो ये पहला अंतर हो गया कि अशोक का स्तंभ एक पत्थर पे है, ईरानी जो स्तंभ है वो कई पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। दूसरा है अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार, मतलब नीचे कोई चौकी बना के उसके ऊपर नहीं लगाया गया है, बल्कि भूमि पर टिकाया गया है। अशोक के स्तंभों को नीचे कोई चौकी या आधार नहीं बनाया गया, जबकि ईरानी स्तंभों को चौकी बना करके, चबूतरा बना करके उसके ऊपर लगाया गया है। तो दूसरा अंतर हो गया। तीसरा, ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए हैं, मतलब सुरक्षित रखने के लिए भवनों के अंदर, महलों के अंदर लगाए गए हैं। इसके विपरीत अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से खुली जगह में लगाए गए हैं। तो अशोक के जो स्तंभ है वो खुले आसमान में खुली जगह पर लगाए गए हैं, स्वतंत्र रूप से लगाए गए हैं। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियाँ, तो अशोक के जो स्तंभ है उनके ऊपर ही ऊपर शीर्ष भाग में जो पशुओं की आकृतियाँ बनाई गई है, यानी कि कोई धार्मिक मान्यता के आधार पर किसी पशु का चित्र ऊपर बनाया गया है, जबकि ईरानी स्तंभों पर मानव आकृतियाँ मिलती है। तो ईरान वाले स्तंभों के ऊपर मनुष्य की आकृति बनाई गई है, जबकि अशोक के स्तंभों के ऊपर पशुओं की आकृतियाँ बनाई गई है। चौथा है अशोक के स्तंभ सपाट हैं, मतलब उसके ऊपर कोई कलाकारी डिजाइनिंग नहीं की गई है, जबकि ईरानी स्तंभ नक्काशीदार यानी इनके ऊपर डिजाइनिंग की गई है। अशोक के स्तंभों पर लगी पशु आकृतियां प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए, यानी अशोक के स्तंभ पर जो पशुओं की आकृति शीर्ष पर बनी हुई है उनका कोई अर्थ है, यानी किसी देवी देवता को समर्पित है। जैसे अपने बैल होता है शंकर भगवान का होता है, हर एक पशु को किसी न किसी देवता का वाहन माना गया, तो उनका किसी जो अर्थ निकलता, जिस पशु की भी जो उन्हें आकृति बनाई है वो अर्थ लिए हुए हैं, जबकि ईरानी स्तंभ का कोई भी अर्थ नहीं। ईरानी स्तंभ जो मनुष्य की आकृति बनेगी उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो एक डिजाइन या शो के हिसाब से बना दी गई। अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं, मतलब एक समान आकार के नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर की ओर अशोक के स्तंभ पतले हो रहे हैं, जबकि ईरानी स्तंभ ऊपर से नीचे तक एक समान आकार के हैं। उनमें जो है ऊपर से जहाँ शुरू होता है जहाँ से ख़त्म ज़मीन होता है तो पूरा एक ही आकार का। तो ये 5 अपने बड़े बड़े अंतरों की बात की कि ईरानी स्तंभों में और अशोक के स्तंभों में क्या फ़र्क है। अगली बात करते हैं अशोक के स्तंभों की विशेषताएं। तो अशोक के स्तंभ की विशेषता देखते हुए ही हमें इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले वो स्तंभ जिन पर लिपियां खुदाई हुई है, जिन पहले स्तंभ वो हैं जिनके ऊपर लिपि खोदी गई, मतलब कुछ लिखा गया है, और दूसरे वे स्तंभ जो बिल्कुल सादे हैं जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा गया या मतलब कुछ डिजाइनिंग नहीं की गई है। पहले प्रकार के स्तंभों के उदाहरण, अब इनके उदाहरण है कि कौन कौन से स्तंभ है जिनको सादे बनाए गए, कौन कौन जिनको थोड़ा सा लिपियां खोद करके बनाया गया है। तो पहले वाले में जिनके ऊपर लिपियां खोदी गई है वो है दिल्ली मेरठ स्तंभ, दिल्ली टोपरा स्तंभ, ये जो फिरोज तुगलक लेके आया था दिल्ली में, है ना। तो क्योंकि दिल्ली में लाया मेरठ में था और दिल्ली में लाया है टोपरा हरियाणा में था ना, तो इसलिए इनको बोलते हैं दिल्ली मेरठ दिल्ली टोपरा स्तंभ। फिरोज तुगलक नेक्स्ट ईयर सेकेंड में पढ़ोगे तो वहाँ पर आएगा ये टॉपिक। और इलाहाबाद स्तंभ, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, लोरिया अरेराज स्तंभ, उड़ीसा में रामपुरवा, संकिसा, सांची, सांची जो है मध्य प्रदेश में, सारनाथ यूपी में, लुम्बिनी जो नेपाल के तराई में, निगाली सागर, ये जगह हैं जहाँ पर अशोक के स्तंभ मिले हैं, जो पहले प्रकार के जिनके ऊपर जो है नक्काशी की हुई है, जिसके ऊपर लिपियाँ खुदी हुई है। दूसरे प्रकार के स्तंभ जिनके ऊपर कुछ नहीं सपाट हैं वो रामपुरवा, बसाड़ और पौसम स्तंभ है। इन सभी स्तंभों में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। तो दूसरे प्रकार के स्तंभों विशेषताएं क्या है? पहला है ये देखने, पहला है यस्ती। यस्ती मतलब होता है एक ही पत्थर को तराश के बनाया गया। हमने बात की कि अशोक के स्तंभ है जो है एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया, उसको दो अलग अलग पत्थरों को जोड़ के नहीं बनाया गया। दूसरा है यस्ती के ऊपर घंटे की आकृति, यानी ऊपर जो है इनके ऊपर एक घंटी जो है, घंटी जो होती है उसकी आकृति बनेगी है। तीसरा है पशु की आकृति भी है इसमें। चौथा है फलक है, इसके अंदर फलक बनाए गए हैं। तो स्तंभों की गई पॉलिश इतनी बढ़िया, इन स्तंभों पर पॉलिश की गई वो इतनी बढ़िया है कि वो आज भी जो शीशे की तरह चमकती है। इन स्तंभों के ऊपर अशोक ने
पॉलिश करवाई है, और वो पॉलिश इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि वो आज भी जो है कांच की तरह चमक रही है। यष्टि के ऊपर जो आकृति बनी है वे उल्टे कमल की भांति लगती है। तो इसके ऊपर जो आकृति है वो जैसे कमल का फूल उल्टा रखा हुआ वैसे लगता है। इसके ऊपर बनने वाली पशु आकृतियों में जो है किन किन पशुओं की आकृतियाँ हैं, शेर, हाथी, बैल आदि मुख्य रूप से इन पशुओं की आकृतियाँ मिलती है। अशोक के स्तंभ वास्तु और कला दोनों ही दृष्टियों से अनुपम है। तो अशोक के स्तंभ वास्तु और कला दोनों ही मामलों में जो है अनुपम है। ये सभी स्तंभ जो है अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है, मतलब बिना किसी सहारे के खुले आकाश में खड़े हैं, यानी इनको कोई नीचे आधार नहीं दिया गया, ऊपर भी किसी भवन या महल के अंदर नहीं लगाया गया, खुले आसमान में जमीन पे गाड़ के रखा गया है, मतलब स्वतंत्र है। इनके ऊपर किसी से इस प्रकार सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से बने हुए। ये परीक्षा में कई बार पूछ जाता है अशोक के स्तंभ किस पत्थर से बने हैं, तो चुनार या बिहार में जगह है तो वहाँ पर पत्थर मिलता है बलुआ पत्थर, उसी से ये अशोक के सारे स्तंभ बने हुए। ये परीक्षा में कई बार 2 नंबर के सवाल में आता है। इन स्तंभों की लंबाई जो है 35 से 50 फीट तक जो है इसकी लंबाई थी, तथा हर एक स्तंभ का वजन लगभग 50 टन के आसपास जो है इन स्तंभों का वजन था। तो हमने बात की जो मौर्यकालीन में स्तंभों की। फिर फोर्थ लेते हैं मौर्यकालीन स्तूप। स्तूप यानी बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल स्तूप जो है वो जो बौद्ध धर्म जिसके ऊपर जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित किसी चीज़ वस्तु के ऊपर बने गए स्तूप जो है बौद्ध धर्म के मंदिर समझ लो, इनमें उस टाइप से बौद्ध धर्म के मंदिर हो गए। तो मौर्य कालीन में स्तूप निर्माण का वास्तविक श्रेय अशोक को जाता है। तो मौर्य काल में जो स्तूप बने हैं वो अशोक ने बनाए, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, हमने पढ़ा था। तो जो अशोक ही बनाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का तो उन्हें तो पहले हिंदू धर्म था, फिर जैन धर्म अपना लिया, तो वो क्यों बनाएगा। बिंदुसार ने भी नहीं बनाया, बिंदुसार ने जैन धर्म अपनाया लेकिन उसने भी नहीं बनाया, क्यों वो क्यों बनाएगा। तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म के स्तूपों का निर्माण अशोक कर रहा है। अशोक ने पूरे देश में स्तूपों का निर्माण कराया। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने जो 80,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि अशोक ने पूरे भारत में 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था। देखो अशोक ने 84,000 स्तूप बनाया था। आगे हम पढ़ेंगे एक राजा आता है बहुत ज़्यादा कट्टर होता है, जो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा शत्रु होता है, उसने इन सभी स्तूपों को नष्ट कर दिया था 4-5 को छोड़ करके। अशोक ने तो बनाए 84,000 स्तूप, उसने सभी को नष्ट करवा दिया था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुआनसांग ने तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर हरियाणा में, मथुरा यूपी में, कन्नौज यूपी में, प्रयाग यूपी में, श्रावस्ती ये भी यूपी में, वाराणसी यूपी में, सारनाथ, वैशाली, गया, कपिलवस्तु आदि स्थानों पर अनेक स्तूपों को जो है देखा है। ये जो चीनी यात्री इस समय 7वीं शताब्दी में आया हुआनसांग उसने देखा। तो हुआनसांग को हम पढ़ेंगे, हर्षवर्धन के टाइम में आया था, तो इसने अनेक स्तूपों को देखा है। 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम जनरल रॉयलॉट ने यहाँ के स्तूपों को खोजा था, यानी 1818 ईस्वी में इन स्तूपों की खोज हुई कि, और 1888 ईस्वी में मेजर पॉल ने पहाड़ी के ऊपर जंगल साफ करवाया और स्तूप संख्या 1 को जो है ढूंढा था। तो ये मेजर पॉल ने ढूंढा। मार्शल के अनुसार, ये भी जो इतिहासकार मार्शल पुरातत्ववेत्ता है के अनुसार, महास्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ और ये ईंटों का बना हुआ था, यानी स्तूप ईंटों का बना हुआ है। इसके अतिरिक्त सारनाथ तक्षशिला स्थित स्तूप का निर्माण भी जो है करवाया गया अशोक के समय, जिन्हें बाद के शासकों ने थोड़ा बदल दिया था। अशोक स्तंभ तो ये स्तूप तो बने हैं लेकिन बाद के शासकों ने इनमें कुछ बदलाव किया। मौर्यकालीन स्तूप ईंटों के बने हुए हैं, ईंटों का प्रयोग किया गया, पत्थर का नहीं है। सारनाथ स्थित धर्मरज्जु के स्तूप के चारों ओर जो है पूजा के लिए छोटे छोटे स्तूप भी बनवाए गए हैं। तो स्तूप के चारों ओर, सारनाथ वाले स्तूप के चारों ओर पूजा के लिए चारों कोनों पर भी जो है छोटे छोटे स्तूप बनाए गए, जैसे अपन ओशा मंदिर देखते हैं तो ओशा मंदिर के चारों तरफ भी छोटे छोटे मंदिर बनाए गए, वैसे ही इस स्तूप के चारों कोनों पर बनाया गया है। उसी के पास अशोक का एक स्तंभ भी, लेख भी मिलता है। तो हमने बात की मौर्यकालीन जो है अशोक के समय की, अशोक के स्तंभों की विशेषताओं में बात की, मौर्यकालीन स्तूप की बात की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मौर्यकालीन पाषाण वेदिकाएं, पत्थर की बनी हुई जो वेदिकाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।